अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पर और ये यूनिट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषण रसायन। ओके, तो देखो बच्चों, सपोज हमें एक मिक्सचर दिया गया है, तो इस मिक्सचर में कुल कितने कंपोनेंट्स हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई करें और इन कंपोनेंट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशंस हैं, क्या क्वांटिटीज हैं, इनको कैसे डिटरमाइन करें, इसी सब को डिटेल में डिस्कस किया जाता है किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। समझे बच्चों कि एक मिक्सचर दिया गया है, तो उस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे पहचानें, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें और इन कंपोनेंट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशंस हैं, क्या क्वांटिटीज हैं उस मिक्सचर में, इसको कैसे डिटरमाइन करें, इन्हीं सबको डिटेल में डिस्कस किया जाता है और उसी को बोला जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे एनालिसिस। एनालिसिस मींस विश्लेषण। ओके, तो देखो बच्चों, एनालिसिस है क्या? तो कोई भी मिक्सचर है, कोई भी सैंपल है, तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, एनालिसिस। यही लिखा है ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल इज कॉल्ड एनालिसिस। समझ गए बच्चों कि एक मिक्सचर है, एक सैंपल है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहचानना और उनके पहचानने की जितनी भी विधियां हैं, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस, विश्लेषण। ओके, तो यहां तक आप समझ गए। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कि ये जो एनालिसिस किया जाता है किसी मिक्सचर का, वो किस तरह से किया जाता है और किन टाइप्स में किया जाता है। तो देखो, इसके टाइप्स में देखें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको बोलते हैं मात्रात्मक विश्लेषण, और एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण। एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, पहले हम इसको पूरा डिटेल में लेंगे, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण। देखो, अगर आप इस टर्म को देखें, इसी को देखें, तो आप देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब समझ रहे हो कि जो मिक्सचर है, जो सैंपल है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वांटिटीज का डिटर्मिनेशन करना, उनकी मात्राओं का, उनकी सांद्रताओं का। समझ गए ना, मतलब एनालिसिस ऑफ क्वांटिटीज और कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर और सैंपल। मिक्सचर हो या सैंपल, जो भी है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वांटिटीज, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का डिटर्मिनेशन, यही क्या कहलाता है बच्चों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो, यही लिखा है कि द एनालिसिस इन विच द अमाउंट, ओके, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ सैंपल इज डिटरमाइंड एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली। समझ गए ना कि किसी भी सैंपल में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है या और भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन या फिर हम कहें अमाउंट का विश्लेषण, एनालिसिस ही क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझ गए बच्चों कि वह विश्लेषण जिसमें किसी प्रतिदर्श में उपस्थित किसी घटक की मात्रा या सांद्रता को परिशुद्धता से निर्धारित किया जाता है। ओके, इसी को बोला जाता है क्या, हमारा मात्रात्मक विश्लेषण। सीधा सा है, कोई भी सैंपल है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मात्राओं का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है बच्चों, मात्रात्मक विश्लेषण। ओके, यहां तक बात समझ गए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है वो 2 टाइप से होती है। एक होती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनी विश्लेषण, और एक होती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, भारात्मक विश्लेषण।
हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लेंगे और पहला है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनी विश्लेषण। तो देखो बच्चों, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है इसमें क्या किया जाता है कि कोई एक अननोन सॉल्यूशन है। अननोन सॉल्यूशन तो आप समझते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं या जो कंपोनेंट है उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता होती कि वो कितना डिसॉल्व है। मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमें जिसकी कंसंट्रेशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता, नहीं पता होता, उसे हम बोलते हैं अननोन सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट जो डिसॉल्व है उसकी कंसंट्रेशन या क्वांटिटी हमें पता है तो हम उसे बोलते हैं नोन सॉल्यूशन। हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, ओके, तो अननोन सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए जब क्या किया जाए, नोन सॉल्यूशन, ठीक है, का जो वॉल्यूम है वो यूज किया जाए तो इसी को बोलते हैं, उस वॉल्यूम को डिटरमाइन किया जाए, मेजर किया जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखो यही लिखा है कि द एनालिसिस, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ नोन सॉल्यूशन। किसके मेजरमेंट से रिलेटेड है ये, नोन सॉल्यूशन के, ठीक है, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन विद मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन। समझ गए ना कि एक अननोन सॉल्यूशन है, उसके एक मेजर्ड वॉल्यूम, एक निश्चित आयतन में जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के साथ कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए अननोन सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ, उस वॉल्यूम का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। समझ गए ना, द एनालिसिस व्हिच इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ नोन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीशन द रिएक्शन विद मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन। समझिए बच्चों कि वह विश्लेषण जिसमें किसी अज्ञात विलयन के निश्चित आयतन के साथ पूर्ण अभिक्रिया करानी है तो इसमें लगे ज्ञात विलयन के आयतन को मापना ही क्या कहलाता है, आयतनी विश्लेषण। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं 12th में, KMnO4 और फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं और उनके बीच में टाइट्रेशन कराते हैं, तो वो जो टाइट्रेशन चल रहा है वही क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें आप क्या करते हैं कि जो नोन सॉल्यूशन होता है, सपोज वो है आपके पास KMnO4 जिसकी आपको कंसंट्रेशन पता है, ओके, उसको आपने ब्यूरेट में भर दिया और फिर आपने फेरस अमोनियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन आपको दे रखा होता है जो अननोन है, आपको नहीं पता कि कितना फेरस सल्फेट डिसॉल्व है, तो वो एक अननोन सॉल्यूशन है। तो उस अननोन सॉल्यूशन में जो फेरस अमोनियम सल्फेट है उससे उस फिक्स आपने 20 ml ले लिया, एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया, तो उस फिक्स वॉल्यूम में कितना फेरस अमोनियम सल्फेट है उससे कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए जब एसिडिक मीडियम में आप KMnO4 यूज करते हैं तो उस KMnO4 सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लगा आप किससे डिटरमाइन कर लेते हैं, ब्यूरेट से, कि 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट आपने लिया, उसको आपने टाइट्रेट किया KMnO4 से, तो KMnO4 का कितना वॉल्यूम लगा तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा ब्यूरेट से। कंसंट्रेशन ऑलरेडी पता है क्योंकि ये नोन सॉल्यूशन है, वो दो नोट कर लिया आपने, और यहां आपको फेरस अमोनियम सल्फेट का वॉल्यूम पता है। तो इस तरह से दो वॉल्यूम पता है, एक कंसंट्रेशन, एक नॉर्मलिटी या मोलरिटी पता है, तो फिर बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज करके हम अननोन सॉल्यूशन की भी नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं और इसके बाद स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो यही जो टाइट्रेशन आप करते हैं यही किसमें आता है, आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। चाहे वो एसिड बेस टाइट्रेशन हो, चाहे ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन हो, ओके, चाहे आपका प्रेसिपिटेशन वाला हो या कॉम्प्लेक्सोमेट्री हो, बहुत सारे टाइट्रेशन इसी में आते हैं। किसमें आते हैं ये, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। समझ गए बच्चों कि जो आप प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, KMnO4, फेरस अमोनियम सल्फेट, K2Cr2O7 और फेरस अमोनियम सल्फेट, इनके जो टाइट्रेशन आपने किए हैं वही आपके क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस।
ओके, अब हम इसके भी टाइप्स में आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, इस टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, पहले हम उन्हें डिस्कस कर लें, फिर हम आगे जो है टाइट्रेशन के टाइप्स में आएंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है अननोन सॉल्यूशन, अज्ञात विलयन, और दूसरा होगा नोन सॉल्यूशन, ज्ञात विलयन। तो देखो बच्चों, जो अननोन सॉल्यूशन है, तो जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो टू सॉल्यूशंस यूज होते हैं। एक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो कंपोनेंट डिसॉल्व है उसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, हम उसी को क्या करते हैं टाइट्रेशन में एस्टिमेटेड करते हैं, उसी को तो डिटरमाइन करते हैं कि वो कितनी अमाउंट डिसॉल्व है, उसको एस्टिमेटेड करना ही तो हमारा क्या है टाइट्रेशन है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट जो डिसॉल्व है उसकी अमाउंट को जब एस्टिमेटेड किया जाता है, मींस जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अननोन सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन, ओके, यही डिफाइन किया है ना कि द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग द सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड, ऐसा सॉल्यूशन जिसके सब्सटेंस को हमें एस्टिमेटेड करना है, मींस उसकी कंसंट्रेशन को ज्ञात करनी है, डिटरमाइन करनी है, इज टर्म्ड अननोन सॉल्यूशन एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड टाइट्रेट। समझ गए ना कि वह विलयन में उपस्थित विलयन, ठीक है, तो वह विलयन जिसमें उपस्थित पदार्थ का आकलन करना है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं अज्ञात विलयन। इस पदार्थ को, घुलित पदार्थ को बोलते हैं टाइट्रेट। बात समझ गए फिर से, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिसॉल्व कंपोनेंट को हमें एस्टिमेटेड करना है, उसकी कंसंट्रेशन को पता लगाना है, वही हमारा क्या है अननोन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं टाइट्रेट। ये जैसे आप फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं, मोहर सॉल्ट, उसको आपको सॉल्यूशन दिया गया और लिखा है अननोन सॉल्यूशन, तो इसका पता नहीं है आपको कि जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है उसमें कितना फेरस अमोनियम सल्फेट कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है, तो वो आपका क्या है अननोन सॉल्यूशन, उसी को हम टाइट्रेट कहते हैं। और उसे हम पिपेट के थ्रू, पिपेट जानते हो ना, इस तरह की एक आपने देखा होगा पेट सा निकला हुआ एक इस तरह का अपरेटस होता है, कांच से बनी हुई नली, तो ये है पिपेट। इस पिपेट में आप एक फिक्स वॉल्यूम ले लेते हैं, ये 20 ml या 40 ml जो भी है उतने की, तो ये जो पिपेट में आप भरते हैं, यहाँ पर मान लो आपने सपोज फेरस अमोनियम सल्फेट भरा है, तो यही आपका क्या है अननोन सॉल्यूशन। इसी फेरस अमोनियम सल्फेट की तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है कि पर लीटर में ये कितना डिसॉल्व है, ओके। और दूसरा था नोन सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो कंपोनेंट डिसॉल्व है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कि वो कितनी नॉर्मलिटी का है, कितनी मोलरिटी का है, क्या स्ट्रेंथ है, ग्राम पर लीटर में क्या अमाउंट है, उसी को बोलते हैं नोन सॉल्यूशन, ज्ञात विलयन। द सॉल्यूशन इन विच एन एक्यूरेटली नोन अमाउंट ऑफ रिएजेंट हैज बीन डिसॉल्व्ड इज नोन एज, ठीक है, नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड नोन सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों कि सीधा सा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके एक फिक्स वॉल्यूम में जो अमाउंट डिसॉल्व है सब्सटेंस की वो एक्यूरेट हमें पता है, तो वही क्या है हमारा नोन सॉल्यूशन। सीधा सा है, जिसकी कंसंट्रेशन पता है वो नोन है और जिसकी नहीं पता वो अननोन है। तो समझ गए बच्चों कि वह विलयन जिसके निश्चित आयतन में पदार्थ की एक सटीक मात्रा घुली हो उसे बोलते हैं ज्ञात विलयन। इस घुलित पदार्थ को बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? टाइट्रेंट, अनुमापक, जिसके थ्रू हमें, ठीक है, टाइट्रेट की अमाउंट निकालनी है। तो ब्यूरेट जो होती है, ब्यूरेट आपने देखी होगी, स्टैंड में लगी होती है, बड़ी सी एक नली होती है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। तो ब्यूरेट में भरा जाता है नोन सॉल्यूशन, ओके, और जो हमारे पास पिपेट होती है, देखो इस तरह से ब्यूरेट ऐसी स्टैंड में लगी होती है इस तरह। तो आप यहाँ 0 तक जो ये सब्सटेंस भरते हैं और एक यहाँ पर आप कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, तो ये जो है यही हमारा क्या है? ब्यूरेट है, ओके। यहाँ पर जो सॉल्यूशन भरा है यही क्या है? नोन सॉल्यूशन।
जैसे कि आप KMnO4 या K2Cr2 से टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पर आपने भरा सपोज KMnO4 पिंक कलर, तो ये आपका नो सॉल्यूशन है। और ये मैंने आपको पिपेट बताई, इसके थ्रू आपने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया ये वाला क्लास में, तो ये आपका क्या है, अननोन सॉल्यूशन। इसमें इसको मिक्स करते हैं, तो नोन सॉल्यूशन के डेफिनेट वॉल्यूम के साथ, ठीक है, अननोन सॉल्यूशन के डेफिनेट वॉल्यूम के साथ नोन सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ वो नोट कर लिया जाए। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। ओके, तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। ओके, तो टाइट्रेशन में जो रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, मींस टाइट्रेट है या टाइट्रेंट्स हैं, तो वो किस टाइप के होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो पहला है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, प्राथमिक संदर्भ। तो देखो बच्चों, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं टाइट्रेशन में जिनकी बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट जो होती है वो वेड की जा सकती है। एक्यूरेट अमाउंट वेड करने का मतलब है कि आप जो डिसॉल्व कर रहे हैं अमाउंट, वो अमाउंट डिसॉल्व करने से पहले जो आपने ज्ञात की है, जिसको आपने वेड किया है वो, और जब आपने टाइट्रेशन कर लिया और फिर मेजर करें तो वो जो अमाउंट आपकी आए वो बिल्कुल बराबर निकलेगी। मींस ऐसे सब्सटेंसेस को यूज करने से पहले इनके सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज्ड करने की जरूरत नहीं होती कि कितनी, मतलब एक बार जो आपने अमाउंट डिसॉल्व कर दी वो अमाउंट बिल्कुल फिक्स रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। मींस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड या प्राइमरी स्टैंडर्ड। समझ गए ना? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, सीधा सा ध्यान रखना है, वो किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होती टाइम के साथ, और एक फिक्स टेम्परेचर बना रहे तो वो चेंज ना हो, तो हम ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो जाती है, जो आपने अमाउंट डिसॉल्व की और फिर आपने उसका टाइट्रेशन किया, एनालिसिस की, अब जो अमाउंट निकलेगी वो कुछ अलग आएगी, डिफरेंट आएगी, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। समझ गए ना कि दीज कैन बी एक्यूरेटली वेड एंड देयर सॉल्यूशन आर नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूज। समझ गए ना कि यूज करने से पहले आपको स्टैंडर्डाइज्ड करने की जरूरत नहीं है कि क्या कंसंट्रेशन डिसॉल्व है। आपने जो घोल दी है, जो आपको पता है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस बोले जाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। जैसे ऑक्सैलिक एसिड, सपोज आपने 1 मोलर का सॉल्यूशन बना दिया ऑक्सैलिक एसिड का, एक एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट करके, और 1 लीटर में आपने इसका डिसॉल्व कर दिया और 1 मोलर सॉल्यूशन बना दिया। तो वो जो 1 मोलर सॉल्यूशन है, अब आपको ये बार बार पता करने की जरूरत नहीं है कि ये 1 मोलर है, कि इसकी कोई कंसंट्रेशन में कुछ चेंज आ गया, इस तरह से नहीं आता। तो ऑक्सैलिक एसिड है, K2Cr2 है, EgNO3 है, कॉपर सल्फेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, थायो, ठीक है, सल्फेट है या हाइपोक्स सॉल्यूशन है, तो ये कहलाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स मतलब है कि जिनकी कंसंट्रेशन थोड़ा चेंज हो जाती है। एक्चुअली ये क्या होते हैं, या तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पहले नहीं की, मान लो आप NaOH को बिल्कुल साफ निकालें तो वो एनहाइड्रस होगा, आप थोड़ा सा उसको खुला रख दें या उसका सॉल्यूशन बना दोगे, वो एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को और उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। फिर आपने जो सॉल्यूशन बनाया था जिस कंसंट्रेशन का, वो तो अलग हो जाएगी। तब आप जब यूज करना चाहोगे तो पहले आपको ये पता लगाना होगा कि अब एक्चुअल में क्या कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की। तो यूज करने से पहले स्टैंडर्डाइज्ड करना होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं क्या, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जैसे आपने KMnO4 का सॉल्यूशन बना के रख दिया लैब में, ठीक है, आपको पता है कि इसकी 1 मोलैरिटी का बना रखा है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन है वो दूसरे दिन या तीसरे दिन जब यूज करोगे ना, तो अब वो मोलैरिटी नहीं आएगी आपकी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसे में फिर आपको क्या करना होगा, यूज करने से पहले स्टैंडर्डाइज्ड करना होगा, फिर जाके ही आप उसे यूज कर पाओगे। तब आपको पता होगा कि अब ये कंसंट्रेशन का KMnO4 है, तो अब ये नॉर्मलिटी यूज करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। ये लिखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिएजेंट आर टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूज
एंड दिस कैन नॉट बी वेट एक्यूरेटली। इनकी एक्यूरेट अमाउंट क्या है, क्योंकि आप जैसे खोल के तौल रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर आ गया, ठीक है, तो जब आपने मॉइस्चर डिस्प्ले में आ गई अब वो वेट अलग आ जाएगा, तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है, जैसे कि NaOH, KOH, HCl, H2SO4, KMnO4। तो समझ गए बच्चों कि ऐसे पदार्थ जिनकी सटीक मात्रा तौली जा सकती है तथा इनको उपयोग करने से पहले मानकीकृत करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बार जो आपने सॉल्यूशन बना दिया जिस कंसंट्रेशन का, आप बार बार यूज करते रहोगे तो वही कंसंट्रेशन आपको यूज करनी है, बार बार आपको ये नहीं पता लगाना कि कोई चेंज आया नहीं। तो इनको बोलते हैं प्राथमिक संदर्भ, जैसे ये लिखे हुए कुछ कंपाउंड। द्वितीयक का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको आप एक बार सॉल्यूशन बना लेंगे, उनकी कंसंट्रेशन आपको पता है, बट थोड़ा देर या एक दिन बाद 2 दिन बाद चेंज हो जाती है, तो आप यूज करने से पहले फिर कंसंट्रेशन पता लगाओगे तब जाके यूज करोगे, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जैसे NaOH का सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है, KOH है, HCl है, H2SO4 है, ये सब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंसेस है, इसीलिए खुले रख दिए जाए इनके सॉल्यूशन तो इनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो आपको डेफिनेशन पता हो या ना हो, आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। ध्यान रखें जिनमें मॉइस्चर अपनी एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं होती, लेकिन जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं बार बार, उनके जो है वो कहलाते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं और ये है लॉ ऑफ आइसोइक्विवेलेंस, समतुल्यांक का नियम। ओके, तो देखो बच्चों ये जो लॉ है, ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, समझ गए ना, सब इसको फॉलो करती हैं। चाहे वो रिडॉक्स रिएक्शन हो, चाहे वो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, इस लॉ को सभी रिएक्शंस फॉलो करती हैं। इसमें यह बोला गया है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो जितने भी रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जो भी बने प्रोडक्ट्स, उन सब के इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर होंगे जो रिएक्शन में यूज्ड होंगे या जो प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेंगे। मींस जितने भी रिएक्टेंट्स यूज होंगे उन सब के इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर रिएक्शन करेंगे। मतलब एक रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट्स के जो इक्विवेलेंट्स हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे जो रिएक्शन कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन बने हुए प्रोडक्ट्स के जो इक्विवेलेंट हैं वो भी बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे? बिल्कुल जो रिएक्टेंट्स यूज्ड हुए हैं उनके इक्विवेलेंट के बराबर। तो यही लिखा है कि द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इक्वल इक्विवेलेंट्स, ठीक है, इक्विवेलेंट्स इन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन होती है तो जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके इक्वल इक्विवेलेंट्स यूज्ड होंगे। समझ गए बच्चों? अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थ अपने समान तुल्यांक प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, मतलब क्या है, आपको इतना सा ध्यान रखना। सपोज ये एक रिएक्शन लिखी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, क्या क्या लिखा है? Na, ठीक है, A, NBB, NCC, NBD। यहां ये जो है Na, NB, यहां पे बता दूं मैं, यहां N तो है मोल्स ऑफ सब्सटेंस और NX क्या कहलाता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब है यह यहां पर Na, Nb, Nc, Nd ये क्या कहलाते हैं बच्चों? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मींस एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में जो A, B, C, D कंपोनेंट्स हैं उनके क्या मोल्स यूज हो रहे हैं वही उनके क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो जब हम इसमें आइसो इक्विवेलेंट्स का लॉ लगाएंगे तो वो ये कह रहा है कि जितने इक्विवेलेंट्स A के यूज होंगे जस्ट इतने ही इक्विवेलेंट्स B के यूज होंगे, जस्ट इतने ही इक्विवेलेंट C के बनेंगे और इतने ही इक्विवेलेंट D के बनेंगे। मींस अगर हमें इन कंपोनेंट्स में से दोनों के इक्विवेलेंट मास पता हो
और एक का हमें मोलर मास पर वो अमाउंट पता हो कि कितनी यूज हो रही है, तो हम दूसरे की बता सकते हैं कितनी अमाउंट क्या लगेगी इस पूरी रिएक्शन में। या हम कहें कि इतना हमारे पास रिएक्टेंट है और इसका इक्विवेलेंट मास पता है, हमें पता लगाना है कि C कितना प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाएगा अगर हमें उसका इक्विवेलेंट मास पता है, तो हम बिना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये जब यूज करेंगे ये वाला रिलेशन जब आपको इक्विवेलेंट मास पता हो, अमाउंट पता हो, या फिर नॉर्मलिटी का यूज करके नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू भी क्या होता है इक्विवेलेंट। अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो W अपॉन E इक्वल टू NV होगा, बट अगर ये ml में है तो W अपॉन E इक्वल टू होगा NV अपॉन 1000। लेकिन अगर आप इस तरह से कंपोनेंट्स के सबके इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबके वॉल्यूम सेम यूनिट में होने चाहिए। तो इसका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू इक्विवेलेंट, तो इसके इक्विवेलेंट ये मिली इक्विवेलेंट है, ये क्या हो गया मिली इक्विवेलेंट जब भी किसमें हो ml में, और इक्विवेलेंट तब कहलाएगा जब वॉल्यूम लीटर में हो। तो वो तो हम क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करेंगे, तो ये यूज कर सकते हैं। अब सपोज आपसे इक्विवेलेंट मास नहीं पता किसका क्या है, लेकिन मोलर मास आपको पता है, तो आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट्स दे रखी हैं A और B की, पहले आप उनके मोल्स में चेंज कर लो, फिर आप उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू इक्विवेलेंट होता है। तो ये इक्विवेलेंट इस इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, ये इक्विवेलेंट ये बराबर होंगे। इस बेस पर भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी पड़ता है आपको कि मोलर मास तो आप फॉर्मूला देखा, मोलर मास पता चल जाएगा, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखी Na और Nb Nc पता चल जाएगा, अमाउंट देख के मोल्स निकाल लो, मोल्स के बेस पर अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, या फिर मोल्स की जगह पर आपको W अपॉन m, W मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और mW मतलब मोलर मास ऑफ सब्सटेंस A B C जो भी है, और ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो ये जो है इसके बराबर भी होता है। मतलब ये चारों एक ही चीज है, समझ गए ना, ये सब के सब चारों क्या है एक ही रिलेशन। ऐसे ही इनमें देखो इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको मोलैरिटी के बेस पर कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो मिली मोल्स अपॉन ठीक है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिलेशन देके कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है W अपॉन E के बेस पर हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी होगी, तो W अपॉन E इक्वल टू NV अपॉन 1000, जहां V आपका किसमें होना चाहिए ml में, तब आप ये रिलेशन यूज करोगे, मतलब यहां पर ये ml में है, अगर ये लीटर में है तब आपको 1000 करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन रिएक्शन यूज हो रहा है, और ये किसमें मैंने यहां पे अभी दिया है ml में। तो इन रिलेशंस का भी तो एक ही कंपोनेंट के लिए इस तरह से हम आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यही कहलाता है कौन सा आइसो इक्विवेलेंट लॉ। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, आप बहुत इजी, अब चाहे कैसी भी रिएक्शन दे दी जाए बिल्कुल फटाफट कैलकुलेट कर लोगे आप। तो यहां पर अब देखो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं। सपोज ये है NaOH प्लस HCl, NaCl और H2। ओके, आपको दिया गया है कि NaOH 40 ग्राम अगर लिया जाए तो कितना HCl यूज होगा, कितना NaCl बनेगा और कितना वाटर बनेगा। ओके, अब आपको यहां पर इक्विवेलेंट मास नहीं पता, बट मोलर मास तो पता है ना, और आप इसकी स्टोइकियोमेट्री देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, ऐसे लिखें NaOH। ओके, यहां पर आपको इनकी अमाउंट्स, तो यहां हो गया W अपॉन M। देखो ये अपने आप में एक बैलेंस इक्वेशन है, इसमें और आगे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये लेंगे Na, अगर हम यहां कहें कि ये है, ऐसा ले लें हम पहले इक्विवेलेंस, ठीक है, ऑफ NaOH, तो आप ऐसा लेंगे W अपॉन M इंटू N। यहां पर W देखो कितना है, ओके, तो W है आपके पास 40, NaOH का मॉलिक्यूलर मास यहां पर MW मतलब, तो ये कितना हो गया 40, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट NaOH का 1 है, ठीक है, तो ये आ गया इसके इक्विवेलेंस, कितना आ गया 1। ओके, इक्विवेलेंस आ गया कितना इसका 1। बस
अब आप जानते हैं कि जो इक्विवेलेंस इसके होंगे उसके इतने होंगे, या फिर ऐसे करना, तो यही जो इक्विवेलेंस किसके होंगे ऑफ HCl, ठीक है, मींस ये भी 1 होगा, तो इक्विवेलेंस ऑफ NaCl ये भी कितना होगा 1 होगा। अब यहां पर आ जाए और बस आपको इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो HCl की अमाउंट आ जाएगी। तो हम HCl अगर आप अमाउंट निकालना चाहें तो इक्विवेलेंस इनटू इक्विवेलेंट मास, तो 1 × 36.5 मींस यहां पर 36.5 ग्राम। ऐसे ही आपको निकालना है कि NaCl कितना हुआ, तो आपने लिखा 1 × 58.5, तो ये हो गया 58.5। H2O तो 1 × 18 मींस 18 ग्राम। वाटर का इक्विवेलेंट मास इस रिएक्शन में कितना होगा 18 ग्राम। ओके, अब हम आ जाते हैं ऐसा, अगर आपको इक्विवेलेंस मास नहीं आता तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने यहां लिखा NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2, तो आपने लिखा W/mW इंटू N। ओके, यहां हो गया W/ ये इक्वल टू बराबर है N, ये इसका यहां पर आ गया W/ ये इंटू N इक्वल टू ये हो जाएगा W किसके लिए हो गया NaCl, और W/m सॉरी यहां पर mW और mW इंटू N ये किसका हो गया H2। तो यहां पर आपको पता है 40/40 इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे W मॉलिक्यूलर मास 36.5 HCl का इंटू 1, तो W इक्वल टू कितना आपका 35.6 ग्राम, जो कि उससे भी कैलकुलेट किया था आपने। अब आपको इनसे कैलकुलेट, इसको इससे कंपेयर कर दो, इसका यहाँ, तो यहाँ लिखोगे 40/40 इक्वल टू W/58.5, तो W यहाँ आ जाएगा 58.5। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो है H2O को कंपेयर कर लो। मैं समझता हूँ इसमें बहुत ही इजी हो जाएगा ये। ओके, यहाँ तक बात समझ गए। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ओके, या उसी का दूसरा कैलकुलेशन करनी है कि हमें ये पता लगाना है कि HCl का क्या वॉल्यूम यूज हुआ होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर आप ये रिलेशन लेंगे NV किसका NaOH इक्वल टू NV किसका हो गया HCl। ओके, तो यहाँ नॉर्मलिटी पता है 0.1 हो गई, वॉल्यूम कितना है 100 ml, हमें इसकी नॉर्मलिटी पता है 1/1000 मींस ये हो जाएगी 1/100 हाँ इंटू V, ये इसका हो गया। तो यहाँ हो गया 0.1 इंटू 100, यही हो गया ना बच्चों कि आपको V कैलकुलेट करनी है। तो ये नॉर्मलिटी ये जो दे रखी है N/10 मींस 1/10, ये हो गया इसका वॉल्यूम, ये हो गई इसकी नॉर्मलिटी और ये हो गया इसका वॉल्यूम। बस अब आप आगे कैलकुलेट कर ले, तो ये कितना होगा देखो 10⁻² इंटू V1। बस अब आप इसको V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आगे आ जाओ, इस कैलकुलेशन में आ जाओ। ओके, अब पहले आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो। सपोज आपको इक्विवेलेंट मास नहीं पता लेकिन मोलर मास तो बन सकते हैं, तो पहले आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो लिखेंगे 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2। तो यहां लिखेंगे W/mW इंटू 2, ये किसका हो गया NaOH इक्वल टू m/mW इंटू 1, ये किसका हो गया H2SO4। यहाँ 2 क्यों आ गया, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसमें 1 क्यों है क्योंकि यहाँ चले जाए W/mW इंटू 1, तो ये किसका हो गया Na2SO4 इक्वल टू ये हो जाएगा mW इंटू 2, तो ये किसका हो गया H2। पहले आप इनको कंपेयर कर लो, आपको ये दे रखा है 40 ग्राम, ये हो गया 40 इंटू 2, तो W आपको निकालना है, ये होता है 98। यहां तक बात समझ गए आप अच्छी तरह से। तो 40/40 इंटू 2। ओके, तो W/90, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो 40 इंटू 98/40 इंटू 2, आपको पता चल जाएगा कि 98 ग्राम। ठीक है, तो यहां बात समझे ना कि NaOH हो गया W/40 इंटू 2, ये हो गया W/mW। तो यहां पर आपको
आपको कितना दे रखा था 40 ग्राम, आपने 40 ग्राम यूज कर लिया। NaOH का मोलर मास कितना होता है 40। ओके, इसमें NaOH का जो वो है क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो कितना हो गया 2 इक्वल टू, यहां पर आ जाए हम कि W कितना है, तो W हमें कैलकुलेट करना है और ये है 98। तो ये कह रहा है कि अगर आप इसका 40 ग्राम यूज करोगे तो इसका कितना ग्राम यूज होगा, तो सीधा सा है कि W कितना आ जाएगा 49 ग्राम, क्योंकि इसका 1 इक्विवेलेंट तो H2SO4 का भी तो 1 इक्विवेलेंट यूज होगा ना। तो जब इसका 40 ग्राम तब इसका 49, जब इसका 80 ग्राम तो इसका 98 ग्राम। इस तरह से आपने जिसको कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही कैलकुलेट इनको कंपेयर करके कर लेना। अब मैंने कहा H2O की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो W/40 into 2 इक्वल टू W/18 into 2, ये वाटर के लिए निकाल रहे हैं और ये किसका हो गया NaOH का। ओके, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दो तो W सीधा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 ग्राम। कि जब इसका 40 ग्राम यूज होगा तब इसका 1 मोल बनेगा, जब इसका 80 ग्राम तब इसका 2 मोल बनेगा। तो इक्वेशन से भी दिख रहा है, तो W ये हो जाएगा। ऐसे ही इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो यहां तक आप समझ गए अच्छी तरह से, ये हो गया आपका इसका बिल्कुल यही रिलेशन, चाहे दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो बच्चों, बस स्टोइकियोमेट्री आपको पता हो, बैलेंसिंग अच्छी तरह से पता हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, NaOH रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय 0.1 नॉर्मल NaOH। तो यहां पर देखो, पहले आप इस रिएक्शन को देखो, COOH प्लस 2NaOH गिव्स COONA। ओके, इसमें और बाकी हाइड्रेटेड वाटर रहता है, हम उसको कोई मतलब नहीं। तो ये है W/E, या तो दोनों देखो कोई भी रूल लगा लें आप कि यहां पर आपको क्या लगाना है कि W/E का यूज कर लो, एक तो ऐसे इक्वल टू, ये ऐसे लिख सकते हैं NB/1000। ओके, ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों NaOH, या तो आप इस रिलेशन का यूज कर लो। मैंने यहां पर इसका मोलर मास दे रखा है। अब आपको आता है कि अगर यहां पर इक्विवेलेंट मास निकालना आता है एसिड का, तब तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर आपने लिखा 6.3, ऑक्सैलिक एसिड डाइबेसिक एसिड है तो मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, तो हम यहां यूज करेंगे कितना 126/2। नॉर्मलिटी हमें पता है कितनी है इसकी, ठीक है 0.1 नॉर्मल, तो आपने लिखा 0.1। बी आपको कैलकुलेट करना है 1000, क्यों, क्योंकि यहां पर ये ml में था, ठीक है। हाउ मेनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर, तो मैंने यहां पर ml में, तो ये जो बी आएगा वो ml में आएगा। अगर मैं 1000 नहीं करूं तो ये लीटर में आ जाएगा। ओके, तो अब आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं 6.3/63। ओके, तो यहां पर आप देखो ये है 1000, आप ऊपर ले जाएं तो देखो 10 टू द पावर -1 और ये हो गया 10 टू द पावर -3 इनटू v। बस अब आप इसकी बात कैलकुलेट कर लें, मैं समझता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर हो गया आपके पास यहां पॉइंट, तो ये हो गया 1/10 हो जाएगा ना, इक्वल टू 10 टू द पावर -4 इनटू b। तो b देखो क्या आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत कहीं तक 6.3/126। ये क्यों क्लियर, ये मोलर मास था अपॉन बेसिसिटी, तो ये आ गया इक्विवेलेंट मास। ओके, यहां पर आपने इसका पॉइंट हटाएंगे तो यही कर देंगे ना, और ये हो गया टोटल आपके पास 0.1 था, 1000 मैंने ऊपर कर दिया, तो ये हो गया। तो यहां पर आपका ml में जो है क्या कैलकुलेट हो जाएगा, यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, इसी कैलकुलेशन को हम इस बेस पर करें, W/mw इंटू n इक्वल टू m/mw इंटू n, ये है हमारे पास NaOH, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं mv/n इंटू 1000। इस इक्वेशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, ये आपको दे रखा है, कितना है ये 6.3, मोलर मास होता है 126, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। यहां चले जाए मोलारिटी,
तो NaOH जो होता है उसकी चाहे मोलरिटी हो, नॉर्मलिटी बिल्कुल सेम होगी, तो हम मोलरिटी यहाँ पे बता दें इसके लिए, किसके लिए ये NaOH सेम होगी, तो आपने रखेंगे 0.1, B आपको कैलकुलेट करना है, ये आपने दिया ये इनटू 10⁻3। यहां तक बात समझ गए आप? अब आप B कैलकुलेट कर दो, तो आपके पास देखो 6.3 अपॉन 126 इंटू 2, यही आएगा ना ऐसे, इंटू 2 और इक्वल टू 10⁻⁻4 इंटू V। बस अब आप B कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल वही आ गया ना, 6.3 अपॉन 126 अपॉन 2, ठीक है। और ये हो गया आपके पास, तो ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 10⁻4। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास जो आंसर आएगा वही आएगा जो उसमें पहले आया था, कहीं गुड़ गड़बड़ तो नहीं हो गए। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, इसको अपॉन में लाओगे इसके, तो यहाँ माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर, यहाँ ये समझ गए। एक और क्वेश्चन बचता है अभी हमारे पास, ये था कि N2 है 54, तो H2 कितना होगा, अमोनिया क्या आएगा। ओके, तो अब आप यहाँ इक्वेशन में देखोगे कि आपने लिखा N2 + 3H2 gives 2NH3। अब आपको H2 N2 इनके इक्विवेलेंट मास नहीं पता, तो मोलर मास से कर सकते हैं, तो M × 1, ये हो गया N2 = M, ओके, यहाँ MW × 3, ये किसका हो गया, H2 = M अपॉन MW × 2, ये क्या हो गया, अमोनिया। आपको N2 दे रखा है, कितना है, 54, यही है ना, तो 54 आपने यहां ले लिया, ओके, कितना यहाँ 56 लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसलिए कर दिया ताकि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा लंबा चौड़ा ना दिखता। तो आपने लिखा 56, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 28, और यहाँ हो गया 1। हमें हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, मोलर मास हाइड्रोजन का होता है कितना, 2, और ये तो हो गया 3। बस, तो आपने देखा 2 = W अपॉन कितना हो गया, 6, तो W = कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। और वैसे भी देख लो कि जब नाइट्रोजन का 28 ग्राम यूज होता है तब ये 6 ग्राम यूज होता है, जब ये 56 यूज करोगे तो 12 ग्राम यूज हो जाएगा। अब पूछा कि नहीं अमोनिया कितना बन जाएगा, तो चाहे आप इसको कंपेयर कर दो या इसको कंपेयर कर दो, तो सीधा है कि यहाँ पर आपने लिखा 56 अपॉन 28 = 1, W आपको कैलकुलेट करना है, अमोनिया का मोलर मास होता है 70 × 2, तो यही हो गया 2 × 34 W, और यहाँ देख लो जब आप, ठीक है, नाइट्रोजन 28 ग्राम यूज करते हैं तो ये मिलता है आपको 34 ग्राम, तो इसका जस्ट डबल मिल जाएगा आपको। ये अमोनिया की अमाउंट आ गई, किसकी अमाउंट आ गई, अमोनिया की। अब देखो इस तरह का एक क्वेश्चन काफी रिपीट होता है और कई बार आ चुका है। इस तरह से रिएक्शन दिखती है आपको, रेडॉक्स रिएक्शन KMnO4 और H2SO4 फेरस अमोनियम सल्फेट, जैसे ये लिखा हुआ है KMnO4। ओके, मैं बैलेंस इक्वेशन बता दूं इसका, 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5, ओके। और फिर आप यहाँ लिखते हैं NH4 whole twice FeSO4 into NH4 whole twice SO4 into 6H2 plus H2SO4 plus 4। आप देखते हैं Fe2SO4 का whole thrice plus अमोनियम सल्फेट प्लस ये हो गया H2O 6, और अब ये हो गए कितने, 7H2। यहां पर आपको इक्वेशन में बैलेंस करके दे रहा हूं, क्वेश्चन में बैलेंसिंग नहीं होगी, तो आप यहां पर देख रहे हैं इस इक्वेशन में एक ही यूज हो रहा है, यहां पर आपने 6 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी कितने से, 5 से, तो आपके पास ये आ गया, तो यहां पर 2 ले लें, यही था ना कि 2 FeSO4, तो यहां पर हो जाएगा पहले, तो यहां पर होगा 2 12 और 1 13, तो यहां होगा 13। तो जब आपने इसमें तो 2 KMnO4 ओके प्लस ये हो गया 10 FeSO4 into NH4
अब क्वेश्चन देखो क्या होता है, क्वेश्चन दे देता है कि ये है 0.1 मोलर 20 ml। ओके, तो पूछता है कि हाउ मेनी या कैलकुलेट मिलीमोल्स ऑफ KMnO। ओके, आपको इसके मिलीमोल्स बताने हैं कि इसके कितने मिलीमोल्स हुए अगर इसके इतने मिलीमोल्स यूज किए गए। ये क्या लिखे हुए बच्चों, मिलीमोल्स। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि इसके कितने मिलीमोल्स हुए, इसके ये दे रखे हैं, मतलब आपको ये तो बैलेंस इक्वेशन मैंने दे दी। क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा, बस ये मैंने को फेरस सल्फेट दे रखा होगा, पूछता है कि अगर फेरस अमोनियम सल्फेट के इतने मिलीमोल्स यूज किए गए हैं तो KMnO के मिलीमोल्स क्या होंगे। तो देखो आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि मिलीमोल्स को कैलकुलेट करना है तो Mb अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है, यही देंगे ना कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हो गया किसका, FeS का। ओके, और यहां पर आपने लिखा Mb अपॉन N, ये किसका हो जाएगा, KMnO। अब आप यहां देखना है कि इसके लिए इक्विवेलेंट दे रखे हैं, इसके कैलकुलेट करना है, कई बार इसके दे रखे हैं इसके कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है इसके लिए। तो हमें वैल्यू निकालनी है Mb का प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम यहां लिखेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए देखो, तो आपने यहां पर KMnO यूज कर रहा है फेरस अमोनियम सल्फेट, तो आपने लिखा 0.1 into 20 अपॉन यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 10 इस पर यहां पर Mb अपॉन कितना कर देंगे 2। क्यों कर दिया मैंने, इसके देखो यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, FeS के लिए, ये किसके लिए लिखा है, KMnO के लिए। FeS के 0.1 20 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 10, इसमें देखेंगे Mb हमें कैलकुलेट करना है 2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बस अब आप सॉल्व कर लो इसको, तो बस आपको Mb का प्रोडक्ट, कई बार टोटल प्रोडक्ट क्या है वो पूछ लेता है, या इस टर्म में आ जाता है कि आपने लिखा 0.1 into 20 into 2 अपॉन में क्या कर दिया 10, इस तरह से समझ गए ना। तो ये आपको यहां आ जाएगा, और इस तरह से आप Mb ये किसके लिए निकला है बच्चों, KMnO। कई बार ये पूरा टोटल का प्रोडक्ट कितना है वो पूछ लेता है। समझ गए यहां तक, तो कोई दिक्कत मैं समझता हूं, अब आपको इस तरह से कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये समझ गए आप, पहले इसके फेरस अमोनियम सल्फेट के इक्विवेलेंट KMnO4 के, फेरस अमोनियम के 0.1 दे रखा है 20 अपॉन में मैंने 10 कर दिया, इसके हमें कैलकुलेट करना है तो Mb अपॉन कितना कर दिया 2। बस आपको Mb की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 0.1 into 2 20 into 2 अपॉन 10, और इसके दे रखे होते इसके कैलकुलेट करना है तो भी कैलकुलेट कर ले। तो यहां तक समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आइसो इक्विवेलेंट लॉ से रिलेटेड होते हैं, इनको नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत बार बार जरूरत पड़ेगी टाइट्रेशन में, और जिनकी जरूरत है हमें टाइट्रेशन में, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं। ओके, तो पहला है एसिड। अगर कहीं एसिड आता है तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास तो आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। n फैक्टर क्या होगा एसिड के लिए, देखो एसिड के लिए n फैक्टर होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड और नंबर ऑफ H+ ऑफ एसिड। ओके, जो एसिड की बेसिसिटी है रिएक्शन को देख के पता चलेगी, या फिर उसमें नंबर ऑफ H+ देखना। अगर डायरेक्ट कोई एसिड दे दिया और उसमें इक्विवेलेंट मास पूछ लिया, कोई रिएक्शन नहीं दे रखी है, तब आप सीधा मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ H+ से कैलकुलेट करते हैं। और सपोज इस तरह से रिएक्शन दे रखी है, जैसे ये दे रखी है H3PO4 की NaOH के साथ, तो यहां पर आप देखें एक ही इक्विवेलेंट NaOH का मतलब एक प्रोटॉन यूज हो रहा है, तो यहां पर जो बेसिसिटी आप देख रहे हैं कितनी दिख रही है बच्चों, 1। क्यों, क्योंकि एक ही H+ यूज हो रहा है। इसमें देखो बेसिसिटी कितनी यूज हो रही है, यहां पर बेसिसिटी कितनी दिख रही है 2, और अगर आप यहां बेसिसिटी देखें तो कितनी दिख रही है 3। तो अगर इसी तरह से एसिड किस तरह से रिएक्शंस दे रखी हैं और फिर इक्विवेलेंट मास पूछ लिया गया है आपसे, तो आप इस तरह से पहले रिएक्शन में देखें कितने H+ यूज हो रहे हैं, जितने H+ यूज हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं, वही उसकी बेसिसिटी होगी। तो यहां पर अगर मैं इस रिएक्शन में पूछ लूं इसका इक्विवेलेंट मास तो 98.1 98/1
यहाँ पर आप देखोगे 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बट अगर मैं डायरेक्ट पूछता कि H3PO4 का इक्विवेलेंट मास कितना हो सकता है तो 98/3, H2SO4 का कितना हो सकता है 98/2, HCl का कितना हो सकता है 36.5/1। ऐसे देखते हैं अगर आपको बेस में मिल जाए तो उसमें भी वही मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर एसिडिटी के बराबर होगा ये नंबर ऑफ OH माइनस, जैसे NaOH डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास 40/1 क्योंकि इसमें एक ही है OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मान लो HCl से रिएक्शन होती है और एक ही इक्विवेलेंट यूज हो रहा है HCl का, तो यहां हम लिखेंगे 74/1। क्यों? क्योंकि यहां पर एसिडिटी 1 दिख रही है। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH यूज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन। तो यहां पर अगर यहां टोटल यूज हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, यहां तक बात समझ गए। अब आ जाते हैं ऑक्सीडाइजर या फिर रिड्यूसर का, क्योंकि हमें रेडॉक्स टाइट्रेशन यूज करना है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपको ये देखना है कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास, चाहे वो ऑक्सीडाइजर का लिया गया हो। ओके, यहां पर चाहे आप किसका ले रहे हो ऑक्सीडाइजर का या फिर रिड्यूसर का, और अपॉन में होगा एन फैक्टर। अब आता है कि एन फैक्टर कैसे निकालें। तो ध्यान से देखें कि एन फैक्टर का मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन देखना है आपको, अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कि एक बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन जो लिखी हुई है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और जिस कंपोनेंट का आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहे हैं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। ओके, अब देखो मैं इसी एग्जांपल को यहाँ डिटेल में दिखा रहा हूँ। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, देखो इसको हम इस रिएक्शन में ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है, या आपको कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन दे दी जाती है और आपको उसमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। जैसे यही रिएक्शन लिखी है K2Cr2O7 plus 14 HCl gives 2 KCl plus 2 CrCl3 plus 7 H2। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ओके, अब आपको निकालना है यहाँ पर कि इक्विवेलेंट मास क्या है। तो पहले तो आप ये देखोगे कि टोटल, ठीक है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, रिडॉक्स प्रोसेस। तो कितने प्रोसेस, तो देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पहचान जाए कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इसका 6+ और यहाँ जाकर कितना हो गया है 3+ पर क्रोमियम का, तो यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 क्रोमियम 6+ से 2 क्रोमियम 3+ हो गए, तो यहाँ पर ये तो हो गया 6। अब आ जाते हैं कि K2Cr2O7, अगर मैंने कहा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है तो इसका तो है 1, तो आपने लिखा इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7, तो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, ठीक है। तो पहले आप एन फैक्टर देख लें इसका कितना हो गया। तो एन फैक्टर अगर आप यहां देखेंगे किसका, एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 का, तो यहां पर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है 6, ये हो गया 1 बस। अब आप आ जाते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7, तो जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। अब मैं पूछूं HCl का कितना है, देखो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने हुए ये तो पता होगा कि इस पूरी प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ट्रांसफर हुए। अब आपको सिर्फ यहां लिखना है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl, तो वो कितना लिख रहा है बच्चों 14। देखो आप, तो एन फैक्टर कितना हो गया, देखो 6/14, या हम ऐसा लिख सकते हैं 3/7। ओके, तो अब यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl लिखेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है अपॉन 3/7 मींस मॉलिक्यूलर वेट इनटू 7/3। ऐसे इक्विवेलेंट मास आप ऑक्सीडाइजर का कैलकुलेट कर सकते हैं, रिड्यूसर का कैलकुलेट कर सकते हैं सपोज। ओके, तो इस तरह से आपने देखा। अब मान लो यही रिएक्शन फेरसम अमोनियम सल्फेट के साथ होती, या KMnO4 की ये रिएक्शन मैंने दे दी, ये लिखी है KMnO4, अभी आपने देखा ओके प्लस 10 FeS, ठीक है, यहां मैं ऐसा लिख दे रहा हूं FeS। अब मैं पूछूं कि इसका इक्विवेलेंट मास क्या है, ये चेंज किस में होता है आपको पता है, 2 KMnO4 सॉरी K2SO4 प्लस 2 MnSO4, बस यही तक होगा।
और यहाँ पर जो फेरस अमोनियम सल्फेट है वो बदलता है FeSO4 होल थ्राइस में। तो यहाँ पर जो FeSO4 था वो 2+ था और यहाँ जाके कितना हो गया 3+। तो हम यहाँ पर टोटल यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं आप जानते हैं कि यहाँ से KMnO4 यहाँ पर कितने ट्रांसफर करता है, पर KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं 5। और अगर इस पूरी प्रोसेस में देखें तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते। तो हम यहाँ पर आ जाएं कि n फैक्टर, ठीक है, पहले ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन ये है 10। अब आ जाते हैं n फैक्टर ऑफ KMnO4, तो 10/2 मींस 5 ओके। n फैक्टर ऑफ FAS, ठीक है, तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है 10, उसका यूज हुआ तो कितना हो गया 1। बस यहाँ पर KMnO4 अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास देखें तो जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है ये 5 हो जाएगा और FAS के लिए हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1। इस तरह से आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो यहां तक बात समझ गए, इसको